हेलो एवरीवन। टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आपका 17वां है। इसके पहले मैंने 16 प्रैक्टिस सेट करवा दिए। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। और अगर मैं कहूँ 1 मिनट तो लास्ट तक इस क्लास को देखिएगा। ये प्रीवियस ईयर के हैं और ये आपका जो पेपर है ये 2015 का है, ठीक है ना। तो पुराना पेपर है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, आज का क्वेश्चन कुछ खास रहने वाला है। अलग अलग आज थोड़ा सा अलग प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न आपके 2015 के हैं, तो थोड़े से इजी भी रहने वाले हैं देखा जाए तो। चलिए, पहला क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है? विकिरण विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, या फिर आपके सोपानीय विकास सिद्धांतों को। तो जो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों की ओर इस विकास को दर्शाता है वो मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो प्रमुख स्थान यहाँ पे स्कूल के बच्चों का होता है, ज़्यादा बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे को जो है आप मेन ऑब्जेक्ट में रखेंगे, ठीक है ना। बच्चे को आप नंबर 1 पे रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्योंकि सब कुछ रहेगा लेकिन बच्चा ही नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पे शिक्षा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, शिक्षण हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान की या फिर आज्ञाकारिता नहीं, अनुपालन भी नहीं, एक रूपता की, ठीक है ना, समूह की एक रूपता की, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। तो स्थायी जो आता है ये संवेदीगामक अवस्था में आता है, ठीक है ना। कोई भी वस्तु का स्थायित्व अवधारणा जो बनती है वो संवेदीगामक अवस्था में बन जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम योजना होती है, जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम होती है ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका बाल केंद्रित अगर बात करता है, बच्चे के बारे में बात हो रहा है, तो वो ऑप्शन आपका 99% आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बच्चों को ध्यान में लेकर चलना है। अगला प्रश्न है, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये कब से? 24 माह यानी 18 माह से 24 माह के बच्चे जो होते हैं। मैंने कल इस पे क्वेश्चन समझाया था, एक क्वेश्चन आया था आपका जिसमें कि एक बच्ची होती है जो 18 वर्ष में 18 महीने के में ही वो कुछ शब्दों को सीख लेती है, लेकिन दूसरी जो लड़की होती है वो 24 माह में। तो उनके विकास के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो वहाँ से भी प्रश्न बना था एक, और एक आज प्रश्न ये बना है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि का IQ या IQ की अवधारणा दी गई है। तो बुद्धिलब्धि या IQ की अवधारणा ये किसने दी है? ये स्टर्न के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अच्छा ये दिया कब था? तो 2012 ये 1912 में मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धिलब्धि या संक्षेप में IQ के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया था किसने? तो विलियम स्टर्न और कुहलमान ने, ठीक है ना। लेकिन IQ का प्रयोग सन 1916 में टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के प्रकाशन के बाद ही प्रचलित हो पाया था, ठीक है।
सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो जो सृजनात्मकता होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। जहाँ पर भी आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है वो आपका पॉजिटिव आंसर हो जाता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी सिकुड़ के ही रह जाता है वो, ऐसा नहीं। धरावादार बुद्धिक द्रव नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। तो ये ध्वनि संबंधी, ठीक है ना, फोनोलॉजिकल नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो जब सोचने की जो प्रक्रिया होती है वो भाषा निर्धारित करती है, ठीक है ना। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति भाषा निर्धारित कहलाती है। अगला प्रश्न है, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो वह अनुमानी विधि का उपयोग करता है, ठीक है ना, ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है। अनुमानी विधि यानी खोज विधि हो जाती है आपकी तरफ से। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, द्वितीय विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, या फिर क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, दिव्या क्या करती है? वो क्या करती है? उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं को निर्धारण समाज करता है, यह कथन किसने दिया है? लैंगिकता। यह कथन क्या बताता है? लैंगिकता एक अंतर्निहित अवधारणा है। लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है। लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवधारणा है, या फिर लैंगिकता एक सामाजिक अवधारणा है। तो ये एक सामाजिक अवधारणा है, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण हैं। तो परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, या फिर आलेख पत्र रिपोर्ट यानी कार्ड जो होता है अकादमिक प्रगति को दर्शाने या अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या फिर कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, ठीक है, या शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो समावेशी शिक्षा होती है यह समता और समान अवसर पर आधारित होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ये आपका 2016 में आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, या फिर विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम परिविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, या फिर विशिष्ट व्यक्तिगत। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे बेस्ट तो मुझे यही लगा कि उन्हें प्रशिक्षित होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो ये 6 वर्ष से 18 वर्ष तक का, ठीक है ना। 6 वर्ष से 14 वर्ष का जो सामान्य बच्चे होते हैं और नॉर्मल बच्चे होते हैं, लेकिन 6 वर्ष से 18 वर्ष उन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होगी जो विकलांग होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। जो विकलांग होते हैं यानी दिव्यांग बच्चे होते हैं, चाहे वो मतलब शारीरिक रूप से जो भी उनके साथ डिसेबिलिटी होती है वो चीज़ें, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। और 2009 का भी आप पढ़ लीजिएगा। तो 2009 2005 का NCF और 2020 का आपका NCF पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सॉरी NEP पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए समग्र स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करना
करने का तात्पर्य है डैश है। तो सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण या अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य क्या है शिक्षण अधिगम में, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, या फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वजागरूकता और स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण का जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित होता है। तो ये केंद्रीकरण में संज्ञान बोध या संज्ञान या समायोजन में, तो ये आपका किस में होता है, संज्ञान मेटा कॉग्निशन में होता है, संज्ञान बोध में। अगला प्रश्न है जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है, तो उसे मूर्त सोच कहा जाता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहते थे, विभेदी अनुदेशन या फिर चयनित अनुदेशन या सटीक शिक्षण। तो यहाँ पे विभेदी अनुदेशन हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो डैश अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है, तो ये आपका हो जाएगा सामान्यीकरण। ठीक है ना। अगला प्रश्न है और ये आप ध्यान में रखेंगे, प्रारंभिक अर्जन, उन्नत अर्जन, ये पढ़ लेंगे आप। ठीक है, जनजोग का मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, तो हालांकि ये इस समय इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं, तो ये आपका स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है, तो वह शिक्षण की प्रतिरूपण का प्रयोग कर रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है मैन और जेनिस, ठीक है, मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो डैश इसमें से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सतर्क। ठीक है ना, सतर्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, तो ये क्या करता है, सृजनात्मकता या फिर तार्किक, तो ये तार्किक हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाता है, तार्किक हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा गति बोधक में। ठीक है। तो ये था आज का 30 प्रश्न और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि सिर्फ सीटेट के लिए नहीं बल्कि अदर एग्ज़ाम जो आपका होना है टीचिंग का, जैसे कि आपका यूपी टेट हो गया, सीटेट, ये आपका सुपर टेट हो गया, DSSS हो गया, KVS हो गया, यहाँ पे ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। हालांकि सीटेट के लिए थोड़ा सा इसमें कुछ प्रश्न हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप टीचिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके फॉलो कर लीजिएगा, सेम लोगो रहेगा, फॉलो करके आप वहाँ से सारी PDF ले सकते हैं। 2-3 दिन की PDF मैंने और नहीं डाली है, तो वो भी डाल दूँगी मैं सारा एक साथ में, सब देख लीजिएगा। और जितनी भी क्लासेस मैंने करवाई हैं प्लीज़ उसको देख जरूर लीजिएगा पेपर में जाने से पहले। और क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के प्रश्न कैसे लगे आपको, प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर डालिएगा। और पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे और अदर जो भी सूचना है वो आपको आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।